दोस्तों ईमानदारी से बताइए, इनमें से कितनी अजीब और निराली चीजों ने आपका ध्यान अपनी ओर खींचा, चाहे आपको पता ना हो कि वो क्या था या क्या चल रहा था। मुझे यकीन है कि उसे देखकर आपके अंदर एक ऐसी इच्छा जागी होगी जिसका आपको एहसास नहीं था। सही कहा ना? अगर आपको भी ये सब देखकर मजा आया तो तैयार हो जाइए कुछ दिलचस्प और अद्भुत चीजों के लिए जिन्हें देखने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। अद्भुत फायरफॉल। इसमें कोई शक नहीं है कि योसेमाइट नेशनल पार्क दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जंगल के खूबसूरत नज़ारों के बीच शानदार हॉस्टेल फॉल्स मौसम के हिसाब से पार्क के सबसे प्रसिद्ध ग्रेनाइट रॉक फेस से नीचे बहता है, जिसे एल कैपिटन के नाम से जाना जाता है। 2130 फीट का ये झरना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और सही परिस्थितियों में ये और भी दिलकश हो जाता है। फरवरी में सिर्फ 2 सप्ताह के लिए जब सूरज की किरणें अपने सबसे परफेक्ट एंगल पर होती हैं तो वो झरने के पीछे ग्रेनाइट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती हैं और वाटरफॉल को चमकीले नारंगी रंग में बदल देती हैं। हालांकि ये आग नहीं है, लेकिन इस फोटोजेनिक घटना को फायरफॉल के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये चट्टान से नीचे बहने वाली लपटों की एक नदी जैसा दिखाई देता है। ये इतना सुंदर है कि मैं इससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा, जबकि ये तो सिर्फ एक वीडियो है। तपती हुई मिट्टी। आप शायद जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मिट्टी के ज्वालामुखियों के बारे में सुना है? नॉर्मल ज्वालामुखियों की तरह मिट्टी के ज्वालामुखियों से पिघलता हुआ गर्म लावा नहीं, बल्कि गैस, पानी और कीचड़ का ठंडा मिक्सचर निकलता है। चूंकि ये मिट्टी ज्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है, इसमें मौजूद बैक्टीरिया समय के साथ इसे तोड़ देते हैं, जिससे बहुत ही ज्वलनशील मीथेन गैस निकलती है। जब इस गैस से बहुत ज्यादा दबाव बनता है तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में निकलने लगती है कि इस बुदबुदाती हुई मिट्टी में आग लग सकती है। साउथ ताइवान में मौजूद इस मिट्टी के ज्वालामुखी की तरह दोस्तों इतनी आग के बावजूद ही मेरी अब तक की देखी हुई सबसे कूल चीजों में से एक है बर्फ से बने खूबसूरत सर्कल्स। बर्फ के इस परफेक्ट सर्कल को 2011 में एक छोटी नदी के किनारे पर वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जो कि धीरे धीरे एक बर्फ के पहिए की तरह घूम रहा था। शुरुआत में इसे देखने वालों का मानना था कि किसी ने चैनसो जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करके बर्फ को पूरी तरह से सर्कल शेप में काट दिया होगा। हालांकि ऐसा सच में हो भी सकता है, लेकिन असल में ये बर्फ के घेरे पूरी तरह से अपने आप ही बने हैं, ठीक उसी तरह जो कि 2019 में मिशिगन नदी के एक मोड़ पर बना था। यह बहुत आकर्षक तरीके से घूमता है, लेकिन इस आकर्षक प्राकृतिक घटना का आखिर कारण क्या है? एक थ्योरी के हिसाब से इन नदियों में जमे हुए पानी का एक हिस्सा अलग हो जाता है और बर्फ के उन हिस्से को घुमाता है। जैसे वो घूमता है, उसके बाहरी किनारे धीरे धीरे आपस की बर्फ से घिस जाते हैं, जिससे खूबसूरती से जमा हुआ ये सर्कल अपनी जगह पर घूमता रहता है। हालांकि वो हमेशा इतने छोटे नहीं होते हैं, क्योंकि बर्फ से बना ऐसा ये कमाल 2019 में मेन में प्रिंसकोड नदी में जादुई रूप से घूमता हुआ पाया गया था। बर्फीले पानी से बना ये सर्कल एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, जो लगभग 300 फीट लंबा है। यार मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं कभी भी फुटबॉल गेम के बजाय इसे देखना ज्यादा पसंद करूंगा। आइस बॉलर। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि आइस सर्कल्स आकर्षक होते हैं, लेकिन आइस बॉल्स भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। जब बर्फ का सरफेस एरिया किसी लिक्विड के संपर्क में आता है तो ये तेजी से पिघलता है, इसलिए बहुत सारे बर्फ के टुकड़े डालकर एक ड्रिंक को पतला करने के बजाय कुछ लोग अपने ड्रिंक के लिए बड़े सिंगल आईबॉल्स बनाते हैं, जो बहुत ही धीरे धीरे पिघलते हैं। यहाँ तक कि आइस प्रेस नाम की मशीन का इस्तेमाल करके उनको बनते हुए देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 बड़े गर्म एल्यूमिनियम बॉक्स के बीच बर्फ का एक स्लैब रखा जाता है। ऊपर वाला ब्लॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है और बर्फ के स्लैब को पिघलाते हुए इसे दोनों ब्लॉक में 2 स्फेरिकल कर्व्स में मोल्ड कर देता है। इस प्रोसेस से कुछ ही मिनटों में एक शानदार राउंड शेप बॉल बन जाती है। भाई अब इसे कहते हैं ना इम्प्रेसिव। क्रिएटिव क्लाउड चैम्बर्स। दोस्तों इसके नाम के बावजूद क्लाउड चैम्बर कोई ऐसा बॉक्स नहीं है जो जादुई रूप से आसमान से बादलों को इकट्ठा करता है। हालांकि तकनीकी रूप से इसमें एक बादल भी होता है। रिसर्चर्स इन चैम्बर्स का इस्तेमाल रेडिएशन पार्टिकल्स द्वारा छोड़े गए छुपे हुए ट्रैक को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। ऐसा करने के लिए एल्कोहल या पानी की एक लेयर को गर्म किया जाता है और एवोपरेट किया जाता है, ताकि वेपर का एक मोटा बादल चैम्बर के अंदर की जगह को पूरी तरह से भर दे। इस प्रोसेस को सुपर सैचुरेशन कहा जाता है। जब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स
सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं तो वो टैंक में पूरी तरह से भरे हुए वेपराइज्ड गैस पार्टिकल्स को हटाकर उन्हें एक तरफ धकेल देते हैं और अपने पीछे अद्भुत ट्रैक छोड़ते हैं, जैसे कि ये कोई फॉरबिडन HA स्केच हो। मेरा मतलब है कि देखिए ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वो पार्टिकल्स यूरेनियम से बने नहीं हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव माना जाता है। ये वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। ये देखिए, यूरेनियम पार्टिकल्स ऐसे दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और बेहद खतरनाक भी। हालांकि सबको पता है कि ये बहुत खतरनाक होते हैं। मैं तो भाई फिर भी इनको घंटों तक बैठकर देख सकता हूँ। क्रैकिंग लेक आइज। अब हमारे अगले एग्जाम्पल को देखकर अपनी आंखें नहीं बल्कि इन पर से अपने कान हटाना भी मुश्किल हो जाएगा भाई। जरा इस जमी हुई झील की बर्फ पर धीरे धीरे हिलने और तड़कने के साउंड को सुनिए। क्या ये आपको बहुत सारे लेयर्स के फायरिंग की आवाज नहीं लग रही? खैर, यह आश्चर्यजनक शोर बर्फ के खिसकने के कारण होता है, जो शायद तापमान में बदलाव के कारण होता है। जैसे ही सख्त जमी हुई बर्फ में दरारें आती हैं, उन दरारों में से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें निकलने लगती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाला शोर हमारे कानों तक सबसे पहले पहुंचता है। वो खराब आवाजों की तुलना में बर्फ के जरिए तेजी से आगे बढ़ता है, जिससे एक प्यारा सा शोर गूंजने लगता है, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया के गन लेक में। यार, ये बताना मुश्किल हो गया कि ये बर्फ की आवाज है या स्टार वॉर्स का साउंड ट्रैक। समुद्र किनारे पर पाए जाने वाले अजीब ब्लॉब्स। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी समुद्र के किनारे एक अच्छे गर्म दिन का मजा लेते हुए रेत में अचानक एक अजीब चिपचिपा दिखने वाला ब्लॉब देखा है? जबकि कुछ लोग इसकी जांच पड़ताल करने लग जाते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो किसी तरह का कचरा या जेलीफिश हैं, लेकिन समुद्र के किनारे बिखरे इतने सारे टाइट पॉट्स को कभी कभी अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। तो असल में वो हैं क्या? उनके साइज के हिसाब से ये छोटे ट्रांसपेरेंट ब्लॉब्स कॉम जेली की एक प्रजाति हो सकते हैं, जिसे प्लूरोब्राकिया प्ल्यूस कहा जाता है, जिसे खासकर सी गूसबेरी के रूप में भी जाना जाता है। ज्यादातर जेलीफिश से अलग इस जेलीफिश का साइज लगभग 1 चम्मच के बराबर होता है और ये इंसानों को डंक नहीं मार सकती है। उनके छोटे तैरने वाले कोम्ब इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो बड़ी लहरों के खिलाफ तैर सकें, जिसकी वजह से टाइड कम होने के बाद इनमें से कई समुद्र के किनारे फंसे रह जाते हैं, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट स्किन वाला एक और जीव है जिसे सैल्प्स के नाम से जाना जाता है। कॉर्डेट कहे जाने वाले इन जानवरों में डोर्सल नर्व कॉर्ड्स होते हैं, इसलिए इन्हें वर्टिब्रेट्स प्रजाति से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि वो जेलीफिश के बजाय इंसानों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो अब जब आप सी गूसबेरी और सैल्प्स के बीच अंतर जान चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये कौन से हैं? तो दोस्तों, सी गूसबेरी के लिए लाइक बटन और सेल्फ्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, और अगर आपको लगता है कि वो कुछ और हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लॉस एंजलिस ब्लैक बॉल्स। 2015 की गर्मियों में कैलिफोर्निया में लास वेगास में रहने वाले लोगों ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। म्युनिसिपल वाटर डिस्ट्रिक्ट अपने तालाबों को भारी मात्रा में काली गेंदों से भर रहा था, जिससे एक शानदार नजारा बन रहा था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। इस तालाब को दुनिया के सबसे बड़े बॉल पिट में बदलते हुए देखना बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? खैर, ये पता चला है कि ये कोई ऐसी वैसी ब्लैक वॉल्स नहीं है, बल्कि विशेष रूप से डिजाइन की गई शेड बॉल्स है। उन्हें झीलों और तालाबों की सतह को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि अरबों गैलन पानी को भाप बनकर उड़ने से रोका जा सके। बॉल्स की इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से पानी की सप्लाई में जानवरों से होने वाले पॉल्यूशन को भी रोका जा सकता है। ये पानी में होने वाले खतरनाक केमिकल रिएक्शंस को भी रोकता है, जो सूरज द्वारा एलिमेंट्स को बदलने के कारण होते हैं। और सिर्फ लास वेगास में ही इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसी साल अगस्त में लॉस एंजलिस के तालाब को भी कुल 96 मिलियन ब्लैक बॉल से भरा गया था भाई। 36 सेंट पर बॉल के हिसाब से इस अद्भुत कैस्केट की कीमत $34.5 मिलियन की थी। इस सच के बावजूद कि बहुत महंगा था, फिर भी किसी दूसरे ऑप्शन के मुकाबले ये लगभग $250 मिलियन सस्ता था, जैसे कि एक बड़े से तालाब के ऊपर 175 एकड़ का एक स्पेशल टेंट बनाना। या लेकिन उन्हें अगर सूरज को ब्लॉक करने के लिए वाकई कोई सस्ता समाधान चाहिए था, तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को इसके सामने खड़ा कर देते भाई।
चमकीले घोस्ट मशरूम। दुनिया भर के जंगलों में कुछ शानदार मशरूम पाए जा सकते हैं, लेकिन मशरूम की एक सब स्पीशीज ऐसी है जो सबसे अलग है, सबसे खास है। ये ओम्फोलेटस निडिफॉर्मिस हैं, जिसे आमतौर पर घोस्ट मशरूम के नाम से जाना जाता है। उनकी अजीब बायोल्यूमिनेसेंट विशेषताओं के कारण इन 12 इंच फनल शेप वाले मशरूम के पंख सूरज ढलने पर रात की रोशनी में बदल जाते हैं। हालांकि 170 से भी ज्यादा सालों से साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाए हैं कि वो चमकते क्यों हैं। 2015 में साइंटिस्ट द्वारा की गई एक रिसर्च से पता चला है कि ये चमकीले मशरूम पेड़ों के नीचे उगते हैं, जहां हवा नहीं होती। रिप्रोड्यूस करने के लिए और अपने स्पोर्स को फैलाने के लिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां बिल्कुल हवा ना हो। ये जादुई मशरूम लूसीफेरिन नाम के मॉलिक्यूल बनाने के लिए डेवलप होते हैं, जो लाइट पैदा करने के लिए हवा के साथ रिएक्ट करते हैं। ये वही केमिकल है जिसके कारण कीड़े और गहरे समुद्र में रहने वाले जानवर अंधेरे में चमकते हैं। अपने प्रेमी या भोजन को आकर्षित करने के बजाय घोस्ट मशरूम इस लाइट का इस्तेमाल कीड़ों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। रोशनी पसंद करने वाले ये मेहमान फफूंद से चिपक जाते हैं, जिससे उनके स्पोर्स को फैलने में मदद मिलती है। और मेरे भाई, इसे कहते हैं एक ब्राइट सॉल्यूशन। हवाई लाइट शो। जबकि जादुई मशरूम जमीन को रोशन कर सकते हैं, आपके सिर के ऊपर कुछ और भी शानदार लाइट शो किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में एरियल ड्रोन लाइट शो ने फायरवर्क डिस्प्ले की जगह ले ली और ये बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और इसे देखकर आप समझ ही जाएंगे कि क्यों। अप्रैल 2020 में वर्जेरो ने फिलाडेल्फिया में लाइट शो का एक शानदार नजारा पेश किया, जिसमें वर्कर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए आसमान में एक थैंक यू मैसेज लिखा था। इंजीनियरिंग और डिजाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए 150 पर्सनल ड्रोन्स को बहुत सारे मुश्किल कमांड्स दिए गए, जो उन्हें प्रीसेट पैटर्न में आकाश में ले गए। ये एक बेहतरीन तरह से कोरियोग्राफ किया गया शो था, जिसमें चमकता हुआ थैंक यू मैसेज था, लहराता हुआ अमेरिकन फ्लैग था और EMS स्टार ऑफ लाइफ का लोगो भी दिखाया गया था। अगर आपको लगता है कि 150 ड्रोन शानदार थे, तो रुकिए तब तक जब तक आप ये ना देख लें कि 1500 ड्रोन मिलकर क्या कर सकते हैं। चाइना के 2020 स्प्रिंग फेस्टिवल के हिस्से के रूप में दामोडा ने 1500 ड्रोन से बने एक दिलकश शो के साथ शेनज़ेन के आसमान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने आसमान में फेमस चाइनीज लैंडस्केप को खूबसूरती से रिक्रिएट किया और सितारों के बीच एक ट्रेडिशनल चाइनीज डेकोरेशन को भी लटका हुआ दिखाया। ये असली चीज से ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। न केवल ये शो शानदार होते हैं, बल्कि ये आतिशबाजी की तुलना में बहुत कम खर्चीले होते हैं। ड्रोन और उसके कोरियोग्राफी सॉफ्टवेयर दोनों को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, लंदन में नए साल में की जाने वाली आतिशबाजी में सिर्फ 30 मिनट के लिए एक डिस्प्ले के लिए 2.3 मिलियन पाउंड का खर्च आता है। ये लगभग $3.2 मिलियन के बराबर है। लेकिन सिर्फ 500 ड्रोन वाले एक ड्रोन शो की कीमत लगभग $3 लाख होती है। भाई, क्या किसी के पास मुझे उधार देने के लिए पैसे हैं? मुझे $2,99,995 चाहिए। क्विकसैंड को फिल्मों में एक मौत के जाल के रूप में दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे अपने शिकार को निगल लेता है, जबकि क्विकसैंड की सच्चाई बहुत ज्यादा मामूली है। इसे रियल लाइफ में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो अपनी आंखों को सिल्वर स्क्रीन से हटाकर जरा इंग्लैंड में मोरेकैम्बे बे के रेतीले किनारों को देखिए, जो जमीन सॉलिड लग रही है, लेकिन जब आप उस पर पैर रखते हैं तो देखें क्या होता है। इन किनारों की रेत के कुछ हिस्से पानी में डूब गए हैं। हालांकि ये ऊपर से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस पर पैर रखते हैं, रेत नरम होने लगती है। आप जितनी देर तक एक जगह पर रहेंगे, पानी और रेत की परतें उतनी ही अलग होंगी। इसलिए गीली रेत की घनी परत अचानक आपको फंसा सकती है। लेकिन अगर आप इस बंदे की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो लेयर्स को अलग अलग करने के लिए लंबे समय तक दबाव नहीं पड़ता है। हालांकि रेत की चिकनाई के आधार पर सतह सूखी और मजबूत दिखाई दे सकती है, जब तक कि आप उस पर पैर नहीं रखते, जैसा कि इस लेडी को पता चला। इसे देखकर बहुत ही सेटिस्फाइंग फील आती है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस लेडी के स्नीकर्स ज्यादा देर तक सफेद रह पाएंगे। खूबसूरत जियोड्स। जियोड प्रकृति के असली छिपे हुए खजाने हैं। ऊपर से देखने पर ये गोलाकार चट्टानें कुछ खास नहीं लगती हैं, लेकिन उनकी कैविटी मिनरल्स और क्रिस्टल से ढकी होती है। उनमें से ज्यादातर पुराने लावा के बबल्स की गैस से बने होते हैं, जिन्हें हजारों या लाखों सालों से भारी दबाव में रखा गया है। एक बार जब गैस क्रिस्टलाइज हो जाती है, तो मिनरल्स जेमस्टोन्स बनाने लगते हैं, जो कैविटी को कवर कर देते हैं। वो साइज में छोटे या बड़े हो सकते हैं और उनका डायमीटर कुछ इंच से लेकर 10 फीट जितना चौड़ा हो सकता है और वजन कुछ ग्राम से लेकर कई टन हो सकता है। हालांकि उनके बेहद चमकदार अंदरूनी हिस्से को देखना अपने आप में रोमांचकारी है, लेकिन उनमें से एक को खोलकर देखेंगे तो वो अलग ही लेवल की चीज है भाई। कई प्रोफेशनल्स गलती से जियोड को टूटने से बचाने के लिए इस कास्ट आयरन पाइप स्नैप कटर जैसे हाई एक्यूरेसी वाले प्रेशर कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जियोड को चारों तरफ से एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ चेन से क्लिप करता है और धीरे धीरे तब तक कसता है जब तक कि जियोड चेन की लाइन के साथ सफाई से ना टूट जाए।
फिर वो चेन को ढीला करते हैं, उसे हटाते हैं और उजागर करते हैं कि इतने सालों से अंदर क्या छुपा हुआ था। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या था, क्रैक या फिर इसका खुलासा। आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। सबसे बड़े ब्लिस्टर्स। दोस्तों, लगभग कोई भी आदमी अपने छालों को फोड़ने से अपने आप को रोक नहीं सकता, लेकिन क्या हो अगर ये आपके बैकयार्ड में आपको दिखाई दे। आप इसे स्क्वीज करके उस चीज को बाहर निकलते देखना चाहेंगे जो इसके अंदर थी, है ना। हैरानी की बात तो यह है कि इस गोल्फ कोर्स के वर्कर्स उस परफेक्ट मोमेंट को कैमरा में रिकॉर्ड करने में कामयाब रहे। और पानी का क्या खूब कमाल है ये। इन्हें कभी कभी ग्रास ब्लिस्टर्स या टर्फ बबल्स भी कहा जाता है। ये उभरे हुए फफोले तब बनते हैं जब कोई नजदीकी पानी का या इरिगेशन पाइप फूट जाता है। ये पानी टर्फ और नीचे लैंडस्केप द्वारा बिछाई गई प्लास्टिक शीट की एक लेयर के बीच में फंस जाता है, जिसका इस्तेमाल ओरिजिनल मिट्टी की खराब क्वालिटी होने पर किया जाता है। फिर वो ऊपर नई और अच्छी मिट्टी बिछाते हैं ताकि वो जो घास लगा रहे हैं वो अच्छी तरह से उग सके। लेकिन अगर पानी टर्फ के ऊपर से तेजी से नहीं बह पाता तो इन बड़े बबल्स में जमा हो जाता है। हालांकि उनमें हमेशा पानी नहीं भरा होता है, पर जरा इसको तो सुन लो मेरे भाई। इस बबल में हवा भरी हुई थी, या स्पेसिफिक रूप से कहें तो मीथेन। इस तरह के कई गोल्फ कोर्स पुराने लैंडफिल के ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे कचरा सड़ता है ये मीथेन गैस छोड़ता है जो ऊपर उठती है। जैसे टर्फ के नीचे ये मजेदार फूले हुए बबल्स बनते हैं। आप इनमें से क्या ज्यादा करना चाहेंगे, इसे धीरे धीरे घंटों तक सपाट होते हुए देखना या उस पर कूदना। कूल कोल्ड पॉप। साबुन के बुलबुले पर चमकदार रिंगलेट को देखने से ज्यादा लुभावना है बर्फीले क्रिस्टल को उनके चारों तरफ घूमते हुए देखना, क्योंकि ये कड़क होकर जम जाता है इस तरह। और इसकी स्पीड तेज नहीं की है मेरे भाई, ये रियल टाइम में जम रहा है। 1 मिनट से भी कम समय में पानी वाला गोला पूरी तरह से जम जाता है। लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे जम जाता है? खैर, जब एक बबल ठंडे वातावरण में होता है तो सबसे पहले उसके नीचे का हिस्सा फ्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन बबल का लिक्विड फ्लो फ्रीज होने वाले पार्टिकल्स को तोड़ देता है और उन्हें दूर ले जाता है, जिससे अद्भुत स्नो ग्लो इफेक्ट पैदा होता है, जबकि पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग जगह से फ्रीज हो जाता है। हालांकि इसके पीछे का साइंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सब इसे देखने में और भी जादुई बना देता है। शानदार एक्रिलिक। क्या आपने कभी अलग अलग रंगों के पेंट्स को एक साथ मिलाया है? यहाँ तक कि अगर आप चमकीले रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मिक्स होकर हमेशा एक अजीब मटमैले ब्राउन रंग में बदल जाते हैं, जब तक कि आप एक्रिलिक पोर नाम से जानी जाने वाली इस अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते। एक्रिलिक पेंट एक तरह का पॉलीमर पेंट होता है जिसका कलरफुल पिगमेंट बहुत बड़े मॉलिक्यूल से बना होता है। इसलिए जब दो अलग अलग पेंट मिलते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स का साइज उन्हें तुरंत एक दूसरे में मिक्स होने से रोकता है। इसका मतलब है कि उन्हें एक दूसरे के ऊपर लेवल किया जा सकता है और फिर आर्ट वर्क का एक मैजिकल मास्टरपीस बनाने के लिए इस तरह छिड़का जा सकता है। जैसे ही इसे डाला जाता है, पेंट की अलग अलग परतें धीरे धीरे फैलने लगती हैं, जिससे ये खूबसूरत सा लेयर्ड पेंट पोर बनता है। हालांकि आर्ट के इस काम को पूरा करने के लिए कैनवस को सिरे से पकड़कर अलग अलग डायरेक्शंस में घुमाया जाता है, जिससे अलग अलग परतों के साथ एक रंगीन कैस्केड बन जाता है। भाई, क्या आप भी इसे अपनी अजीब तरह की सेटिस्फाइंग चीजों वाली प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहेंगे? रेनबो लाइटनिंग। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें एक के भाव में दो चीजें मिल जाने पर मजा आता है, तो ओक्लाहोमा में आए थंडरस्टॉर्म के दौरान जो हुआ उसे देखकर आपको उतना ही मजा आएगा। कुछ समझ आया आपको? तो चलो इसे स्लो करके फिर से देखते हैं। जरा देखिए कि कैसे बिजली आकाश में उसी जगह पर टकराती है जहां रेनबो बना है। ये एक ही समय में होने वाली दो प्राकृतिक घटनाएं हैं और इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही हैरान करने वाला है। बिजली जो इस तरह फैलती है उसे एनविल क्रॉलर लाइटनिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हथौड़े के ऊपर से उड़ने वाली चिंगारियों की तरह दिखती है। बादल से जमीन पर टकराने के बजाय ये बिजली बादल से बादल की तरफ खिसकती है, क्योंकि तूफान का इलेक्ट्रिकल बैलेंस बराबर हो जाता है। आमतौर पर ये बादलों के अंदर होता है, इसलिए हम इसे देख नहीं पाते। इस मामले में साफ मौसम की वजह से न सिर्फ बिजली दिखाई दी, बल्कि तूफान की बारिश से निकलने वाली धूप से भी एक परफेक्ट रेनबो बन गया। वाह, क्या शानदार डील है भाई। पानी से भागने वाला पानी। जब आप थोड़ा सा पानी गिराते हैं तो ये लगभग हर तरफ फैल जाता है और सब कुछ सोख लेता है, या कम से कम आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। लेकिन भाई, अब जरा इसे एरोजल के पाउडर के साथ तो मिक्स करके देखो।
वाह, ये लिक्विड पानी से ज्यादा लिक्विड मर्क्यूरी की तरह काम कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एरोजल एक सिंथेटिक अल्ट्रा लाइटवेट पदार्थ है जिसे विशेष रूप से हाइड्रोफोबिक होने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए पानी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसका इस्तेमाल पाउडर के रूप में सरफेस को कोट करने, नमी को रोकने और उन्हें पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि जब पाउडर को पानी में डुबाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये कुछ अमेजिंग और आकर्षक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसमें। ये मटेरियल ऐसे काम करता है जैसे वो एक बबल के अंदर फंस गया हो और अलग हो चुके ग्लोब्यूल्स में फिर से नहीं जुड़ना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ खुद के कांटेक्ट को रेजिस्ट नहीं करता है। ये सब्सटेंस अपने आप को इतनी अच्छी तरह से कंटेन करके रखता है कि इससे बनने वाले बीट्स को इधर उधर घुमाया जा सकता है, यहाँ तक कि कागज की शीट से भी काटा जा सकता है। वाह, है ना एकदम कमाल। अविश्वसनीय तेजी से फ्रीजिंग। हम सभी जानते हैं कि पानी बहते हुए लिक्विड और बर्फ के रूप में पाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इसे इस तरह इतनी जल्दी लिक्विड से सॉलिड में बदलते हुए देखा है? ये ना सिर्फ देखने में बहुत अच्छा है, बल्कि इसके पीछे कुछ सुपर कूल साइंस भी है। सचमुच? आप जानते हैं कि पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। जमने और बर्फ बनने के लिए वाटर पार्टिकल्स को इम्प्योरिटीज के आसपास खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिन्हें न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। लेकिन डिस्टिल पानी में से इम्प्योरिटीज को छान लिया जाता है, इसलिए अगर पानी जम भी जाता है तो भी ये अपनी कंडीशन नहीं बदल सकता और इसके बजाय एक सुपर कूल्ड सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन एक अकेला शॉकवेव भी आ जाए तो मॉलिक्यूल्स को तितर बितर कर सकता है और उन्हें जमने के लिए मजबूर कर सकता है। तो बस बोतल को टैप करने से पानी तुरंत जम जाता है। इसके अलावा अगर ये सुपर कूल्ड पानी किसी दूसरी बर्फ से टकराता है जिसमें जरूरी न्यूक्लियाई होते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पानी के ऊपर तक चला जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर इसे एक आइस के ऊपर डाला जाए तो तुरंत एक आइस स्कल्पचर बन जाता है। अब हम जान गए हैं कि पानी को तुरंत बर्फ में कैसे बदलना है, तो क्या कोई और ऐसी ड्रेस पहनकर अपने पसंदीदा फ्रोजन सीन को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करना चाहता है? नहीं, मेरा मतलब है मैं भी नहीं चाहता। गर्म पानी और ठंडा मौसम। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो असल में ठंडा है या गर्म, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई ये वादा करे कि इसे देखकर आप इसे घर पर नहीं आजमाएंगे, नहीं तो मुझे आपकी कहानी को अपनी बेवकूफ़ी से मरने वाले लोगों के एक एपिसोड में दिखाना पड़ेगा। तो तैयार हैं आप? ठीक है, ध्यान से देखिए इस बंदे को जो कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट में उबलते गर्म पानी से भरा एक मग हवा में फेंकता है। वाह, था ना एकदम शानदार। ऐसा लगता है कि पानी तुरंत जम गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके सिर के ऊपर का वो बड़ा बादल वाटर वेपर या पानी है जो इंस्टेंटली छोटी बूंदों में कंप्रेस हो गया है, उन बादलों की तरह जो बाहर ठंड होने पर आपकी सांसों से बनते हैं। और वो आश्चर्यजनक धारियां जमे हुए पानी की नहीं है, बल्कि उन पानी की बूंदों को फैलाने से बनने वाली वाटर वेपर हैं जिन्हें हवा में फेंक दिया गया है। उसके लिए बाहर की हवा को -42 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा होना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल अद्भुत है, लेकिन ध्यान रखें कि एक्सपर्ट्स द्वारा इसे YouTube पर करते देखना ज़्यादा सेफ और अच्छा है। तो भाई, आप इनमें से किस चीज़ से अपनी नज़रें बिल्कुल नहीं हटा पाई, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।